हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसएचएम के कई सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे और मैंने कोशिश की थी कि मैक्सिमम जितने भी टाइप्स हमारे एसएचएम में बनते हैं उन सब टाइप्स के न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को बता सकूं। ठीक है, आज मैं उसी से आगे एक और टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं जो एसएचएम से बन सकते हैं। ठीक है, और उसी पैटर्न के ऊपर इस बार 2020 में एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा गया उसी टॉपिक से, उसी जगह से। ठीक है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, उसे टेलर थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेलर थ्योरम। ठीक है, हमारे सिलेबस में इतना ज्यादा है नहीं टेलर थ्योरम के बारे में, लेकिन किस तरीके से हम उसे यूज कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है पहले, फिर उसके बाद हम एडवांस वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे। एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं कोई स्प्रिंग है। ठीक है, उस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमें गिवन है ux, x का फंक्शन। ठीक है, a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई एक्स, इसे गिवन है। किसी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में गिवन है a बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई एक्स। a और b वहां पे कांस्टेंट है, वह a एंड b आर कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट है। तो आपसे पूछा गया देन फाइंड आउट K ऑफ स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा गया आपसे। K मतलब क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा गया। तो फाइंड आउट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग या K ऑफ स्प्रिंग, ये पूछा गया। तो अभी कैसे सोल्व करेंगे इस चीज को समझना बहुत आसान है। हम लोग एक चीज जानते हैं कि F इजिकल टू क्या होता है? माइनस का KX होता है। F इजिकल टू क्या होता है? माइनस का KX होता है। अगर मैं इस f को डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा? df बाय dx इज इक्वल टू माइनस का k। यानी कि फोर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है x के रेस्पेक्ट में वो k के बराबर होता है, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर होता है। उसी तरीके से हम एक और चीज जानते हैं यहां पर कि f इज इक्वल टू एक और टर्म होती है माइनस का du बाई dx होता है। ये आप सभी जानते हैं। और इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये आएगा हमारे पास df बाय dx, तो ये हो जाएगा माइनस का d स्क्वायर u बाय dx स्क्वायर। ठीक, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो यही किसके बराबर हो जाएगा? k के बराबर हो जाएगा। अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात कर लूं तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, यहां पर भी अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूं क्योंकि ये माइनस और सिर्फ डायरेक्शन को बताना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर। यानी कि अगर आप एनर्जी का 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन कर दोगे तो वही किसके बराबर आता है? स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर आता है। यही इस न्यूमेरिकल में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। यानी कि इसका आप जब 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे, एनर्जी का 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? K मिल जाएगा। इसे हम टेलर थ्योरम बोलते हैं। इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है, ये क्लियर। तो आप लोगों से जब भी ऐसे एनर्जी गिवन हो और स्प्रिंग कांस्टेंट पूछे तो आप बिना कुछ सोचे समझे क्या कर दो, उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, K के बराबर आ जाएगी। तो देखो इसके आंसर को कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। आंसर देखो, हमें पता है u गिवन है। ठीक है, कितना? a बाई एक्स स्क्वायर माइनस का b बाई एक्स, ये बात समझ में आती है। तो f इज इक्वल टू क्या होगा? du बाई dx। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं, वैसे तो माइनस आना चाहिए, मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा? यह आएगा हमारे पास माइनस का 2a बाई एक्स क्यूब, ये हो जाएगा प्लस का b बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं मेन पोर्शन की बात करता हूं, इस सिस्टम के किसकी बात करता हूं? मेन पोर्शन। तो मेन पोर्शन पे ये फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसको हटाना बच्चों। तो एट मेन पोर्शन, f इजिकल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहां पर हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 0 कर देते हैं हम लोग। 0 करेंगे तो माइनस का 2a बाई एक्स क्यूब प्लस b बाई एक्स स्क्वायर, ये होगा। क्लियर? तो यहां पर अगर आप ध्यान से समझोगे तो 2a बाई
एक्स क्यूब इज इक्वल टू बी बाई एक्स स्क्वायर, ये होगा तो इससे कट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या मिला हमें, x इज इक्वल टू मिला 2a बाई बी। क्लियर है? ये एक बार डिफरेंशिएट करने पे हमें तो क्या करना, दो बार डिफरेंशिएट करना है इस f का। तो देखो f मिल गया, f का एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो वो किसके बराबर आएगा, k के। तो आप देखो इसका जब मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा यानी इस वाले टर्म का, सॉरी, तो ये मिलेगा मुझे df बाय dx। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऊपर जाके माइनस कर, यानी कि 6a बाई एक्स की पावर 4, यही होगा क्योंकि x की पावर ऊपर जाएगा तो -3, आगे आएगा तो -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2b बाई एक्स क्यूब। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें पता है कि ये वाली वैल्यू किसके बराबर आती है, k के बराबर आती है। देखो यहां से, तो इस पूरे की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, k लिख सकता हूँ। यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझोगे तो मैं 1 बाई एक्स क्यूब कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 6a बाई एक्स माइनस का 2b, क्या यही बचेगा। इस x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है कहां से, मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन क्या है, 2a बाई b। तो k इज इक्वल टू, इसका जब क्यूब करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये b क्यूब 2 का क्यूब 8 बाई a क्यूब इंटू, यहां पे देखना आप लोग 6a, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2a इंटू b, ऊपर चला जाएगा माइनस का 2b, क्या यही होगा। तो इससे कितने टाइम कट होगा, 3 टाइम, तो 3b माइनस का 2b, कितना बचा b। तो k फाइनली आपके पास कितना आ गया, b की पावर 4 अपॉन 8, ये k की वैल्यू आएगी आपके पास। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपके पास इस साल 2020 में एडवांस में एक सम पूछा गया एसएचएम से, वो भी मैं आपको करवा देता हूं। तो k इज इक्वल टू b की पावर 4 8 a³ होगा। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। तो जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी दे और k पूछे स्प्रिंग का कांस्टेंट, तो इसको 2 टाइम्स क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो तो वो k के बराबर होता है। f है तो f को एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो वो k के बराबर होता है। ठीक, ओके। तो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इस ईयर का, उसे देखते हैं। तो अरेंजमेंट क्या है, बस इस बार जो न्यूमेरिकल पूछा गया 2020 में वो 12th के पोर्शन से अटैच है। और एडवांस में याद रखना हमेशा, ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होगा जो सिंगल टॉपिक से आता हो। उस टॉपिक के साथ किसी दूसरे चैप्टर का कोई ना कोई टॉपिक या कॉन्सेप्ट मर्ज होके आता ही है। इसलिए आप लोग, ऐसा नहीं कि मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया तो मैं सारा सब कुछ सोल्व कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। एडवांस में जो भी कोई क्वेश्चन आएगा वो किसी ना किसी एक चैप्टर के साथ किसी दूसरे चैप्टर के साथ लिंक होके आएगा। 2 या 2 से ज्यादा चैप्टर्स का लिंक होके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एसएचएम में भी ऐसा ही पूछा गया है। ठीक है, तो समझिए क्वेश्चन क्या था। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, आपसे ऐसा बोला गया था कि स्प्रिंग है, ठीक है, वो उसकी 0 लेंथ है। एक स्प्रिंग है, उसकी 0 लेंथ है। ठीक है, अब क्या किया, उस स्प्रिंग थी को 0 लेंथ थी। अब उस स्प्रिंग के एक एंड पे एक चार्ज रख दिया गया Q, क्या रख दिया गया, चार्ज रख दिया गया, एक एंड पे चार्ज रख दिया Q, और यहां पे इस वाले एंड पे एक इस तरह एक डायपोल है P, स्मॉल डायपोल है P, इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है इस तरफ, और इस एंड पे चार्ज रख दिया P, सॉरी Q। चार्ज रखने की वैसे की स्ट्रिंग क्या होगी, कुछ इलोंगेट होगी, पहले नेचुरल लेंथ यानी कि 0 लेंथ पर थी,
एक एंड पे चार्ज फिक्स किया और इसके दूसरे एंड पे यहाँ पे डायपोल लगाया, तो इस डायपोल की वजह से इस चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा और ये स्प्रिंग ऐसे इलोंगेट होगी और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके ये इक्विलिब्रियम पे आती है। तो जब ये इक्विलिब्रियम पे जाती है तो ये स्प्रिंग की लेंथ L है। कितनी इस स्प्रिंग की लेंथ? L है। क्लियर? ये डायपोल है, ये L है और यहाँ पे चार्ज Q रखा हुआ, उसका मास M है, इसका मास M है और चार्ज Q बोल देता हूँ। ठीक है, अब क्या बोला कि ये इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम है, ये कंडीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम में अब उन्होंने क्या बोला कि अब आप इस चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हो डेल्टा एक्स से, ये डेल्टा एक्स है। नाउ चार्ज इज स्मॉल displaced from equilibrium position, ठीक है, by delta L. Then find out frequency of particle. क्योंकि देखो अभी अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अब इसको मैं हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा तो ये पार्टिकल इस मेन पोर्शन के आगे पीछे क्या करेगा, एसएचएम करेगा। तो उस एसएचएम की फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी और उस एसएचएम की फ्रीक्वेंसी में भी आपसे ऐसा बोला हुआ था कि F = 1/del √k/m, ये पूछा गया था। ये लिखा हुआ था फ्रीक्वेंसी = 1/del √k/m। तो आपसे पूछा गया था इस डेल की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल, यानी कि इनडायरेक्टली आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी, आपने फ्रीक्वेंसी निकाली तो डेल की वैल्यू आप बता दोगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सा तरीका है। अब हमने एसएलएम में जितना ही पढ़ा है सब में क्या सीखा है कि किसी भी पार्टिकल को अगर हम हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे मेन पोर्शन से, तो वो उस मेन पोर्शन के आगे पीछे क्या करेगा, एसएचएम करेगा। ये सवाल बहुत आसान हो जाता, बहुत आसान। इसका आंसर डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते थे, 1/2π k/m। मैंने सिखाया था, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है उसमें कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, टाइम पीरियड होता है, वो एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सही बात है। अगर नहीं करता तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता था और डेल का आंसर कितना आया था, 2π। लेकिन यहां पर वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इस डायपोल की वजह से यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कांस्टेंट नहीं है। मैंने आपको जो कंडीशन सिखाई थी कि आप जो फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, मेन पोर्शन, सिर्फ मेन पोर्शन डिपेंड करती है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, वो कौन सा फोर्स था, कांस्टेंट फोर्स था। अगर यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स लगता तो डायरेक्ट आप आंसर लिख देते, लेकिन यहाँ पे इस पे जो फोर्स लगा है वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है, क्योंकि आपको पता है डायपोल की वजह से जो इस चार्ज के ऊपर फोर्स रहेगा वो फोर्स कंटिन्यूसली चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इस डायपोल की डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो इस पे लगने वाला फोर्स भी चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, तो फोर्स भी क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि फोर्स क्या, वेरिएबल, और वेरिएबल फोर्स है तो हम ये कंडीशन नहीं लगा सकते। अगर ये कंडीशन हम नहीं लगा सकते तो हम डायरेक्ट सोल्व करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट सोल्व करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, जब मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करूंगा, क्या करूंगा, इसको हल्का सा डिस्प्लेस, या फिर इक्विलिब्रियम पे बात कर लेते हैं हम लोग। आंसर में बात करो तो एट इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम में तो फोर्स बैलेंस है, फोर्स बैलेंस है तो ये एल खींची हुई है स्प्रिंग, क्योंकि नेचुरल लेंथ इसकी 0 बोली है तो एल खींची हुई, तो एल, तो इस स्प्रिंग के ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगा होगा इस तरफ कितना, के, एक्स के जगह पे क्या लिख देते हैं, के, ठीक है। और इस डायपोल की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, E इंटू क्यू, ये फोर्स होगा Q इंटू ई, तो K इंटू एल इज इक्वल टू क्यू। E कितना आपके पास 2kp/r³ होता है, r³ की जगह पर यहाँ पे क्या आएगा, L³। ये चीज समझ में आती है आपको, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब अभी मैंने क्या सीखा कि अगर हमें टाइम पीरियड लिखना हो, इसके पहले सीखा था के कैलकुलेट करना हो, कुछ भी कैलकुलेट करना हो, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो तो यही होगा ना, 1/2π√k/m होगा, ये होगा। देखो m तो फिक्स है, एक ही मास है, सिर्फ चेंज होगा तो किसमें होगा, k में होगा। तो इसे क्या लिख देते हैं हम लोग, k इक्विवेलेंट, क्या लिख देते हैं, k इक्विवेलेंट। अब अगर मुझे k इक्विवेलेंट पता चल जाए इस स्प्रिंग का, तो मैं डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ। तो और अभी मैंने आपको सिखाया कि k इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें फोर्स पता हो तो उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं तो k इक्विवेलेंट मिल जाता है। अगर आप इसे, जैसा हम लोगों ने सिखाया कि आगे डिस्प्लेस करके सोल्व करेंगे, वैसे भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन वो काफी
लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूँ इस वाले फॉर्मूले से कि अगर हमें के इक्विवेलेंट पता है तो हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। अब के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के हमें क्या पता होना चाहिए, फोर्स पता होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस चार्ज पार्टिकल को हल्का सा और डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पर भेज दिया। यहाँ पर भेजेंगे तो मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस अब x हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, x हो चुकी है। तो इस x पे जब हम फोर्स लिखेंगे F नेट, तो देखो यहां पर ये इक्विलिब्रियम में था, तो F नेट जो फोर्स लिखेंगे उसे क्या लिखेंगे हम लोग, उसे लिखेंगे kx माइनस का q इंटू ई। लेकिन ये ई डैश अब अलग हो चुका होगा, पहले ई अलग था अब कुछ आगे चला गया होगा। तो यहां पे तो क्या लिखेंगे हम लोग, kx माइनस, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, q k p बाई आर क्यूब। आर क्यूब की सॉरी 2 आएगा यहाँ पर, 2 के पी बाई आर क्यूब। आर क्यूब की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, एक्स क्यूब। ये तो लिखेंगे, क्या बात समझ में आती। अब आप सोचो, इस पूरे को क्या कर देंगे हम लोग, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एफ बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहां पे क्या बचेगा, के, ये क्या हो जाएगा 2 के पी क्यू, तो कांस्टेंट है। ये एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा तो माइनस का 3 एक्स की पावर 4 होगा, तो डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, यही होगा 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब, तो 3 ऊपर आ जाएगा, एक्स की पावर -3 -1 यानी कि -4, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज क्या कहलाती है हमारे पास, के इक्विवेलेंट। तो k प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 k p q बाई एक्स की पावर 4। क्या यही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझो तो इस x की जगह पर इक्विलिब्रियम में बात करें, इक्विलिब्रियम पे, तो यहाँ पे से देखो एक रिलेशन है, यानी कि अगर मैं इसको रिलेशन में कन्वर्ट करना चाहूँ, यानी कि इस x क्यूब की जगह मैं l लिख दूं, क्या लिख दूं, l। जैसे कि मैंने आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन बताया था, तो हमें इक्विलिब्रियम में लिखना होता है, इक्विलिब्रियम में लिखना होता है। तो df बाई dx इक्विलिब्रियम पे 0 l के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इक्विलिब्रियम पे l के बराबर होगा। तो यहाँ पे से अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप ध्यान से समझ सकते हो कि 2 के पी बाई एल क्यूब यानी कि l की पावर 4, k इज इक्वल टू 2 के पी बाई एल की पावर 4। ध्यान समझना, इसे x को क्या लिख सकता हूँ मैं, l लिख सकता हूँ एट इक्विलिब्रियम पे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एट इक्विलिब्रियम पे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे से 2 के पी बाई एल की पावर 4 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, l। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, k प्लस 2 के पी क्यू बाई एल की पावर 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ। इस पूरे की जगह पर कर सकता हूँ मैं k, तो क्या हो जाएगा, k प्लस इस पूरे की जगह पर k लिखूंगा तो ये बन जाएगा 3k। तो जो k इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 4k। क्या बात समझ में आती है आप लोगों को, कितना आ जाएगा, k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4k। आप इसको ऐसे डिस्प्लेस करके भी लिख सकते हो, इसकी वैल्यू इस पूरे को सोल्व करोगे तो भी आप लिख सकते हो, फिर यहाँ पे ml लिखोगे तो भी आप लिख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं ये तरीका आपको सिखाना चाहता था कि df बाई dx आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये k इक्विवेलेंट आ गया, तो ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सो देखो आंसर, तो f इज इक्वल टू 1/2 पाई, और k इक्विवेलेंट कितना आया, 4k बाई m आया। तो यहां पे से f इज इक्वल टू, देखो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/पाई k बाई m। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा। और आपसे डेल पूछा क्या है, तो डेल इज इक्वल टू क्या आया आपके पास, पाई आया। सो अब डेल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, पाई लिख सकते हो। ध्यान रखना बच्चों, अगर इसमें सिर्फ कांस्टेंट फोर्स दिया होता तो आप डायरेक्ट लिख देते, लेकिन आपको कौन सा फोर्स दिया, वेरिएबल फोर्स दिया, इसलिए हमें इतना कुछ करने की जरूरत पड़ी। आप इसको इस वाले तरीके से भी कर सकते हो, सोल्व करके भी, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप इस तरीके से करोगे तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये x इज इक्वल टू क्यों लिखा समझ आया, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। जो भी एटम आती है इसे क्या करना पड़ता है, सॉरी इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन, इस वाले में क्या लिखना पड़ता है, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन। इसके पहले वाला जो सिखाया था उसमें क्या किया था हमने, f कैलकुलेट किया था और f को क्या किया था, जीरो किया था। तो जीरो करने पर हमें क्या मिला था, x इज इक्वल टू
2a/b मिला था साइड वहां पे। तो यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम कंडीशन करेंगे तो x की जगह पर l लिखेंगे तो हमें l इज इक्वल टू ये तो मिलेगी, कंडीशन मिलेगी। तो इस x की वैल्यू हमने वहां पे पुट कर दी इक्विलिब्रियम वाली से। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये एसएचएम का पोर्शन भी खत्म हो गया। अब मैं आप लोगों को थोड़ा डैम्प्ड ऑक्सीलेशन के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास अब डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। ठीक है, अभी तक हम लोग जो ऑक्सीलेशन पढ़ रहे थे या जो एसएचएम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे हम? आइडियल कंडीशन वाला। अब डैम्प्ड ऑक्सीलेशन का मतलब क्या है कि जब एयर का या एटमॉस्फेयर का रेजिस्टेंस भी क्या करें, कंसिडर करें। क्योंकि पहले मैंने आपको सिखाया था कि हमारे पास एक पेंडुलम है, अगर ये आइडियल कंडीशन में तो अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो ये हमेशा ऐसे मूव करता रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में और रियल लाइफ में ये ऐसा नहीं होता है। हम इसे अगर हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो धीरे 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 रुक जाएगा। तो ये रुक जाता है यानी कि इसका एम्पलीट्यूड धीरे 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 कम हो रहा है। तो ये एक्चुअल लाइफ में होता है। तो जब किसी एसएचएम के अंदर या किसी ऑक्सीलेशन के अंदर उसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है, तो फिर उस टाइप के ऑक्सीलेशन को हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। यानी कि हम बोल सकते हैं व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम या ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल डिक्रीजेस विद टाइम, देन दिस टाइप ऑफ ऑक्सीलेशन इज नोन एज अ डैम्पिंग ऑक्सीलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि देखो ये वापस अपनी पोर्शन को एक मेन क्वेश्चन के आगे पीछे तो घूम रहा है, इसलिए इसे ऑक्सीलेटरी मोशन यानी कि ऑक्सीलेशन बोल रहे हैं, इसे पीरियोडिक मोशन नहीं बोलेंगे क्योंकि टाइम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसके अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, वो क्या है, व्हेन एम्पलीट्यूड of oscillating particle decreases with time, then this type of oscillation is called damped oscillation या damping oscillation आप बोल सकते हो। ऑक्सीलेशन, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि जो पहले एक फोर्स लग रहा था, स्प्रिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स या एंगुलर फोर्स, टॉर्क, जो भी लग रहा था वो तो लगता ही है। उसके साथ एक और नया फोर्स इंट्रोड्यूस हो जाता है, रेजिस्टिव फोर्स। वो अलग अलग केस में अलग अलग होता है, ठीक है। एयर के केस में वो एयर वाले फोर्स की वजह से हो गया, ड्रैग फोर्स आप बोलोगे। लिक्विड के लिए बोलेंगे तो जो लिक्विड में जो फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, वो यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स बन जाएगा। यानी कि हर जगह पे जो रेजिस्टिव फोर्स होता है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। और हम लोग ये जानते हैं कि मैक्सिमम केसेस में जो रेजिस्टिव फोर्स होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? जैसे कि आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होता है, सेकंड पोर्शन है कि डायनेमिक्स वाला जो पोर्शन है, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब किसी विस्कस फोर्स के अंदर कोई बॉल को डिप किया जाता है तो उस बॉल के ऊपर एक फोर्स आता है, विस्कस फोर्स, ठीक है। तो वो विस्कस फोर्स की वैल्यू जो आप लिखते हो वो क्या लिखते हो, F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर। ये भी तो क्या होता है, एक तरह का फ्रिक्शनल फोर्स ही तो होता है जो इसकी बॉडी के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, बोल सकता हूं। यानी कि जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
ठीक है, और इस वेलोसिटी को कम करने की कोशिश कर रहा होता है, इसके अपोजिट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा बॉल को डिप करवाते हैं, तो बॉल जैसे जैसे पानी में जाती है तो उसके ऊपर लगने वाला विस्कस फोर्स क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है जब तक उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी आती है जब वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है। तो मैं तो सिर्फ आपको इतना सा बताना चाह रहा हूँ कि जो भी विस्कस फोर्स है वो वेलोसिटी के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और उनकी डायरेक्शन के अपोजिट होते हैं, यानी कि सॉरी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर, यानी कि अगर बॉडी गिर रही है नीचे तो विस्कस फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, यानी कि उसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है, और बॉडी जा रही है ऊपर तो उसकी वेलोसिटी अगर ऊपर है तो विस्कस फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। क्लियर है, तो यहाँ पे वही चीज है। तो मैं इसका भी अब आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, ये इसका वहां से है, ये स्प्रिंग है, ये अभी सिंपल ऐसे चल कर दिए, मान लेते हैं। अगर मैं इस पूरे अरेंजमेंट को पानी में डिप करता हूं, या यहाँ पे एक डिस्क लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, आप जो भी समझो, ठीक है, इस डिस्क प्लस इस पूरे का मास m है मान लेते हैं, और इसके अंदर हमने लिक्विड फिलअप कर दिया ऐसे। तो अब ध्यान से समझना, ये विस्कस वाला लिक्विड है, आइडियल फ्लूइड नहीं है, विस्कस वाला लिक्विड है। तो अब जब मैं इस ब्लॉक को हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा तो ये ब्लॉक ऊपर नीचे होगा, यानी ऐसे हम तो परफॉर्म करेगा, लेकिन जैसे ये ऊपर नीचे होगा तो इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लग रहा होगा, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं रेजिस्टिव फोर्स। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिव फोर्स। और वो रेजिस्टिव फोर्स इसकी वेलोसिटी के अपोजिट होगा। तो यहाँ पे दो फोर्स काम करेगी, एक स्प्रिंग फोर्स तो काम कर ही रहा है, साथ के साथ ये ब्लॉक जब ऊपर नीचे हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी ऊपर है तो रेजिस्टिव फोर्स नीचे होगा, और जब इस ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे है तो रेजिस्टिव फोर्स कहाँ ऊपर होगा, यानी कि ये जो डिस्क है ये ऊपर नीचे हो रही होगी। ठीक है, या तो आप इसको पानी में रख दीजिए, इसको बाहर रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को पानी में रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब ये ऊपर नीचे होगा, इसका और इसका मास में m मान लेता हूँ, अगर मैं अंदर रखता हूँ तो ठीक है। तो जब ये ऊपर नीचे हो रहा होगा तो उसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लग रहा होगा, F = 6.8 r, और वो उसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन होगा। आपने किया भी होगा ऐसा, जब हम किसी बॉल को डिप करवाते हैं लिक्विड के अंदर तो उसके ऊपर दो फोर्स लगते हैं, एक लगता है mg, एक लगता है बॉइंड फोर्स Fb, और एक लगता है विस्कस फोर्स Fb, लगता है ना, ये F उसकी वेलोसिटी के अपोजिट, तो वही फोर्स है। तो यहाँ पर भी एक फोर्स काम करता है, यहाँ पर दो फोर्स काम करता है, एक फोर्स होता है F ऐसे, यानी कि स्प्रिंग फोर्स माइनस का kx, इसे बोलते हैं हम रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। और इसी के अंदर डैम्प्ड ऑक्सीलेशन में एक और फोर्स काम करता है जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टिव फोर्स Fr, वो होगा -Bb, इसको बोलते हैं रेजिस्टिव फोर्स। क्या बोलते हैं उसे, रेजिस्टिव फोर्स। क्लियर है, उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिव फोर्स। और यहाँ पे जो B होता है इसको बोलते हैं हम डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट। क्या बात समझ में आती, ठीक है। तो इस B को क्या बोलते हैं, डैम्पिंग कोएफिशिएंट, और ये V क्या होता है, इसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तो इसके ऊपर अब जो नेट फोर्स होगा इस सिस्टम के ऊपर, वो नेट फोर्स F नेट = क्या हो जाएगा, F स्प्रिंग फोर्स प्लस F रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, और जब मैं इनकी वैल्यू पुट करूंगा तो ये आया था मेरे पास माइनस का kx और माइनस का bb, और इसे लिखा जा सकता है m, F नेट को ये तो लिखा जा सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं m d2x dt2 माइनस का kx, इसको लिख सकते हैं हम लोग dx/dt। तो इस पूरी इक्वेशन को जब हम लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो d2x/dt2 प्लस का b/m dx/dt प्लस का k/m इंटू x = 0। ये भी हमारे क्या पास क्या होती है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सेकंड ऑर्डर की फॉर डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। और हमारे पास जो नॉर्मल एक्सेलेरेशन एसएचएम की इक्वेशन आई थी उसमें ये टर्म नहीं थी, क्या था, d2x/dt2 प्लस k/m इंटू x = 0। तो ये क्या होती है, इट इज अ सेकंड ऑर्डर
डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, फॉर डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, फॉर डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, क्लियर। तो जब हमारे पास वहां पे एक इक्वेशन आई थी, ये वाली टर्म नहीं थी, तो हमने इसका एक सॉल्यूशन लिखा था, x इजिकल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। तो यहां पर भी इसका एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन यहां पे आता है x इजिकल टू at इंटू, या तो साइन लिख लो या कोस लिख लो, कोस लिख लेते हैं, कॉस ओमेगा डैश t प्लस 5। यानी कि यहाँ पे जो ओमेगा होता है, वहां पे जो ओमेगा था वो क्या था, अंडर रूट के बाई एम था, तो यहाँ पे कुछ और होता है। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होता है, अभी ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम के साथ चेंज होता है। अभी जो एम्पलीट्यूड यहाँ पे आता है, उस एम्पलीट्यूड की वैल्यू कुछ इस तरीके से होती है, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज होता रहता है। तो जो वैल्यू आती है वो आती है, इसको लिखता हूं मैं, ए नॉट ई रेस टू दी पावर, या ए ई की पावर माइनस का बी टी बाई 2, ये वैल्यू होगी इसकी, ये टाइम की। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को कंप्लीट लिखना चाहूं तो x इज इक्वल टू ए ई रेस टू दी पावर माइनस बी टी बाई 2m कॉस ओमेगा डैश टी प्लस 5, ये इक्वेशन आती है हमारे पास। तो आप खुद देखो कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली। तो उसका ग्राफ भी देख लेते हैं हम लोग, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो भी लिख देता हूं मैं आपको। तो इसे रफ कर रहा हूं बच्चों। तो ये तो पता चलेगा कि यहाँ पे जब भी डैम्प्ड ऑक्सीलेशन होता है तो दो टाइप के फोर्स लगते हैं, एक होता है स्प्रिंग फोर्स, जो तो रहता ही, एक और एक्स्ट्रा फोर्स काम करता है यहाँ पे रेस्टिव फोर्स, और वो क्या होता है माइनस बी इंटू वी। यानी कि जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट आ रहा है तो यहाँ पे बी आता है, बी को हम बोलते हैं डैम्पिंग कोएफिशिएंट। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, एफ नेट इज इक्वल टू एफ एस प्लस एफ आर। इसको सोल्व करेंगे, और जब ये इक्वेशन आती है इसे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन आता है वो आता है at cos ओमेगा डैश t प्लस 5। यहाँ पे at का एम्पलीट्यूड है जो टाइम के साथ वेरी करेगा, वो होता है a e रेज़ टू द पावर माइनस bt बाई 2m। तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, a e रेज़ टू द पावर माइनस bt बाई 2m cos ओमेगा डैश t प्लस 5। तो देखो और आगे देखो अरेंजमेंट क्या है। तो अब अगर मैं इसकी ओमेगा डैश लेना चाहूँ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिखते हैं, ओमेगा डैश होती है यहाँ पे अंडर रूट के बाई एम माइनस का बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर। ये आप लोग याद रखना, ठीक है। अगर आप इसमें b इज इक्वल टू 0 कर दोगे, इफ b इज इक्वल टू 0, यानी कि जो डैम्पिंग वाला फोर्स है वो 0 कर दिया आपने, यानी कि डैम्पिंग कोएफिशिएंट 0 है, यानी कि डैम्पिंग वाला फोर्स क्या हो जाएगा 0। तो ये ओमेगा डैश इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अंडर रूट के बाई एम। वैसे क्या बोलते हो आप लोग, ओमेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ओमेगा डैश लिखा था। अब देखो इसका एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है टाइम के साथ। तो देखो आप एक और चीज समझ सकते हो, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं टाइम के साथ तो वो ऐसा, देखो t बराबर 0 से स्टार्ट करता हूं मैं, 5 इज इक्वल टू 0 मान लेता हूं, ठीक है। 5 इज इक्वल टू 0 मानता हूं, cos की फॉर्म है। तो cos की फॉर्म में ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा cos का। इसको ऐसे छोड़ देता हूं, पहले ऐसे बनाता हूं मैं ताकि गलत नहीं हो। देखो पहले मैं इसको एम्पलीट्यूड का फंक्शन बनाता हूं। एम्पलीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो t बराबर 0 पर इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, ठीक है, a होगा। तो उसके बाद ये एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, ऐसे धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा एक्सपोनेंशियली। इधर से भी अगर मैं नीचे भी बात करूं तो नीचे भी ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं इक्वेशन की बात करूंगा तो ये जो कॉस वाली इक्वेशन वो कुछ ऐसे चलेगी यहाँ पे। समझ पा रहे हो, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ये जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन, और ये किसकी इक्वेशन है, वो cos वाले टर्म की पूरी इक्वेशन है। x इज इक्वल टू at cos ओमेगा t, ये वाले टर्म समझ पा रहे हो आप लोग। ये इस तरफ x और इस तरफ
टी है। तो ये ग्राफ आता है हमारे पास। अगर आपसे एनर्जी पूछे डैम्प्ड ऑक्सीलेशन की टोटल एनर्जी, वो भी लिख सकते हैं हम लोग, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होती है? वो होता है हाफ के ए स्क्वायर, ये होता है टोटल एनर्जी। तो ए की वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं। तो टोटल एनर्जी क्या जाएगी हमारे पास, हाफ के ए स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर बी डी बाई एम। 2 आएगा तो इस 2 से 2 कट हो जाएगा। तो अगर आपसे टोटल एनर्जी पूछे तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास डैम्प्ड ऑक्सीलेशन वाला पोर्शन था, ये भी हमारा फिनिश हो चुका है। ये जेई में पूछा था, थ्योरेटिकल चीजें पूछी जाती, मैक्सिमम सवाल आपके पूछे जाते हैं तो इस वाले फॉर्मूलेट पे पूछे जाते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद होना ही चाहिए, यानी कि साहब याद कर लीजिएगा काफी अच्छे से। यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बाकी फिर इस ग्राफ के ऊपर। इसके अलावा और भी टाइप के ऑक्सीलेशंस होते हैं, फोर्स्ड होते हैं, ठीक है। उन सब चीजों की हमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि एडवांस में वहां से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का एक कंप्लीटली चैप्टर फिनिश हो चुका है एसएचएम का। अब इसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों के लिए जो न्यू चैप्टर वो स्टार्ट करूंगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। फ्लूइड वाला तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, सॉलिड्स हम स्टार्ट कर देंगे इसके बाद, ठीक है। तो अगर इसमें किसी को कोई डाउट होता है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं।